और अब देखते हैं दिन भर की टॉप न्यूज, सुबह से लेकर शाम तक खबरों का फ्लो किस तरह से आगे बढ़ा, क्या हुआ सुबह से लेकर शाम तक, दिखाते हैं आपको। कुछ खबरें आई जो आज सुर्खियां बनी रही। उनमें दिल्ली से एक खबर आई जिसमें कहा गया कि अगले साल यानी 2023 तक पटाखों पर दिल्ली में बैन लगा रहेगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने फिलहाल 2023 तक इस पर प्रतिबंध लगाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पटाखों की खरीद बिक्री करने पर रोक है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इनकम टैक्स विभाग ने आज देश भर में एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटाले के सिलसिले में की गई। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी के छापे मारे गए। इन छापों में अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और मिड डे मील कारोबारी समूह पर आयकर ने शिकंजा कसा। बेंगलुरु में भी 20 से ज्यादा जगहों पर आईटी की छापेमारी हुई। इनमें मणिपाल ग्रुप भी शामिल है। मुंबई में भी इनकम टैक्स विभाग ने 4 से 5 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच लड़ाई हर रोज बढ़ती जा रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आम आदमी पार्टी नेताओं को भेजे कानूनी नोटिस को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने फाड़ कर फेंक दिया। साथ ही एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई बड़े आरोप लगाए। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2016 में पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई पेमेंट कैश से नहीं होगा। इसके बावजूद 2017 में विनय कुमार सक्सेना और की अध्यक्षता वाले खादी कमीशन के निदेशक ने कैश पेमेंट को 2017 तक जारी रखा। संजय सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई, ईडी से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। यह यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी एक कंटेनर में रहेंगे। आगामी 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि जो पार्टी अपने खुद को नहीं जोड़ सकते वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में चोरी हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड गिरोह यानी कि डी कंपनी चोरी के मोबाइल फोन की IMEI नंबर बदलने के बाद बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान पहुंचता है और फिर वहां से डी कंपनी इन फोन का इस्तेमाल नार्को टेररिज्म, टेरर फंडिंग, टेरर ऑपरेशन जैसे धंधों में करता है। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन को रीडेवलप किया गया है और अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके डिजाइन करने वाले डॉक्टर बिमल पटेल हैं। यहाँ रेड ग्रेनाइट से बने 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल तक की व्यवस्था है। इसमें लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत पूरा हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में की गई। और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। देश में कई लोग बीमार पड़ने पर डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी नहीं समझते। ये लोग मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं और कभी जुकाम तो कभी बुखार की दवा मांगने लगते हैं और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाई मिल भी जाती है। लेकिन भारतीयों की यही आदत उनकी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। ये कैसे बड़ा खतरा बन रहा है उस पर बात करने से पहले आपको एक रिपोर्ट जो कि लैंसेट में छपी है और इसके अलावा WHO का भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है, उसमें जो बातें छपी हैं उसमें अहम बातों को बताते हैं। दरअसल देश में कोरोना काल से पहले और उसके दौरान लोगों ने जमकर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया। 2019 में भारतीयों ने करीब 500 करोड़ एंटीबायोटिक्स का सेवन किया। लैंसेट में छपी एक स्टडी की माने तो भारत में प्राइवेट सेक्टर जिन एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल करता है उनमें 47% सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर से अप्रूव्ड तक नहीं है। कुछ इसी तरह के कुछ और स्टडीज भी आई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 2019 में डिफाइंड डेली डोज यानी कि प्रतिदिन जो डोज की दर होती है वो 507 करोड़ रही। कोरोना काल में ली गई कुल एंटीबायोटिक्स में से
12 एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इसमें एजिथ्रोमाइसिन नंबर 1 पर, तो सेफिक्सिम का भी लोगों ने जमकर इस्तेमाल किया। एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में काम करती है। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी और नई दिल्ली के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ स्टडीज की हैं। इन स्टडीज में प्राइवेट सेक्टर एंटीबायोटिक यूज को ट्रैक किया गया और इन स्टडीज में एंटीबायोटिक्स के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर अलर्ट किया गया। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अगर सही मात्रा में, सही वक्त और सही बीमारी के लिए ना किया जाए तो इससे AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है, लेकिन जब इसका बेतहाशा और गलत इस्तेमाल किया जाता है तो इससे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाते और एक ऐसा वक्त आता है जब आपके शरीर में कोई भी एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती है। 2019 में वैश्विक स्तर पर AMR की वजह से 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। WHO ने AMR के को टॉप 10 पब्लिक हेल्थ जो जोखिम हैं उनकी सूची में शामिल किया है और AMR जैसी दिक्कतों को बढ़ावा देने का जो काम होता है उसमें एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ा कारण है। स्टडीज बताती हैं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एजेंसियों के बीच एंटीबायोटिक्स की सेल्स को लेकर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आसानी से ओवर द काउंटर मिलने वाली एंटीबायोटिक्स की वजह से AMR का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर नजर डालें तो उसमें 70% एंटीबायोटिक्स का यूज एनिमल फार्मिंग की तरफ से किया जाता है। सिर्फ 30% एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इंसानों के लिए होता है और इस 30% में से भी आधे लोग एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर ले रहे हैं। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आज इस चर्चा में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एंटीबायोटिक्स जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना अप्रूवल के बाजार में मिल रही हैं, ये कैसे मिल रही हैं, इसका पूरा का पूरा माजरा क्या है और कैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर मिलने वाली एंटीबायोटिक्स इस देश की सेहत और भविष्य दोनों को खराब कर रहे हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस स्टडी से जुड़ी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की असिस्टेंट प्रोफेसर आशना मेहता जी जुड़ चुकी हैं। आशना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशंस जो कि अनअप्रूव्ड भी हैं, प्रिस्क्राइब भी नहीं किए जाते हैं और उसके बावजूद ओवर द काउंटर मिल रहे हैं, ये कितनी बड़ी समस्या है? आपने बहुत सारी रीसेंट स्टडीज इसमें की हैं, आपकी स्टडीज क्या कहती हैं? राइट, तो मैं अपनी सबसे रीसेंट स्टडी के बारे में बात करूंगी सबसे पहले, जो कि बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में पब्लिश हुई है। उसमें हमने खासकर फोकस किया था फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस पे। एंटीबायोटिक्स के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है वो एंटीबायोटिक्स जिसमें एक से ज्यादा कोई दवाई को मिक्स करके बनाया गया है इन अ सिंगल पिल, जिसको हम कहते हैं FDC आमतौर से, जिसमें 2 एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं या एक एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन किसी और ड्रग के साथ हो सकता है। तो हमारी स्टडी की जो मेन फाइंडिंग है, क्योंकि आप अप्रूवल्स के बारे में बात कर रहे थे अभी, जो अनअप्रूव्ड हैं उनका नंबर जो हमने देखा, फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें, जो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड डोसेज फॉर्म्स में मिली जाते हैं ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस, जिनका टोटल नंबर हमारी मार्केट में एज ऑफ 2020 था 395, उसमें से 236 लगभग 60% अप्रूव नहीं है सेंट्रल रेगुलेटर की ओर से, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस को अगर हम सेल करना चाहते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरर्स इन द मार्केट, उनको पहले अप्रूवल चाहिए होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर है, और फिर मार्केटिंग अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को ले सकते हैं स्टेट रेगुलेटर से, रीजनल रेगुलेटर से। तो हमारे जो डेटा के हिसाब से ये 236 FDCs ऐसे हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिला है या जिनका रिकॉर्ड ऑफ अप्रूवल वेबसाइट पे हमको नहीं मिला है सेंट्रल रेगुलेटर के। इनमें से 229 फॉर्मुलेशंस ऐसी हैं टोटल 395 में से जो WHO के नॉट रिकमेंडेड फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की लिस्ट में भी आती हैं, जो कि अवेलेबल हैं और सेल हो रहे हैं। WHO नहीं चाहता है कि इनका सेवन किया जाए, नॉट रिकमेंडेड वही हुई।
यस एग्जैक्टली, एक अवेयर क्लासिफिकेशन रहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि आपने जैसे अपने इंट्रोडक्टरी सेगमेंट में बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक काफी बड़ा थ्रेट है। हम्म। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे डील करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक अवेयर क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी, जिसमें वो एंटीबायोटिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। उसमें एक उन्होंने 2019 में लिस्ट ऐड की थी जो स्पेसिफिकली फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस के लिए थी, ओके। जिसमें अच्छा क्लियर आशना जी, उनकी बिल्कुल ठीक है। recommendation आशना है। जी, हाँ मुझे जी। बहुत सिंपल सी बात बताइए। आपने जैसे बताया कि अनअप्रूव्ड जो फॉर्मुलेशंस हैं वो ओवर द काउंटर मिल रहे हैं। मतलब एक एक आम भारतीय होने के नाते मैं समझना चाहता हूं, अनअप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस ओवर द काउंटर मिल कैसे रहे हैं? हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य का, रेगुलेशंस का इतना बड़ा तंत्र है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, और ये तो दवा का मसला है। अनअप्रूव्ड कैसे मिल जा रही हैं? अवेलेबल कैसे हैं? देखिए, मैं पहले तो एक बात बता दूं, अनअप्रूव फॉर्मुलेशंस मिल रही हैं, लेकिन हमारी स्टडी में से हम ये नहीं प्रूव कर पा रहे कि वो अभी ओवर द काउंटर मिल रही है या प्रिस्क्राइब्ड है। इट इज पॉसिबल कि ये प्रिस्क्राइब भी की जाती हैं, एंड इट इज अच्छा। ऑल्सो पॉसिबल कि ये ओवर द काउंटर भी मिलती हैं। ठीक है, लेकिन हमारी स्टडी एविडेंस जो है वो क्लियरली इंडिकेट नहीं कर पा रही कि ये प्रॉब्लम ओवर द काउंटर की ज्यादा है कि प्रिस्क्रिप्शंस की ज्यादा है। जहां तक अनअप्रूव का सवाल है, तो ये एक इशू है जो इन्फोर्समेंट का इशू है कि लीगली और लेजिस्लेशन के हिसाब से, हमारी कंट्री की जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से अनअप्रूव फॉर्मुलेशन मार्केट में नहीं मिलनी चाहिए। अब वो मिल रही है तो दैट इज एन इन्फोर्समेंट इशू, हमें एग्जैक्टली, मेरा यही स्ट्रेंथन सवाल था मैम दूसरा, करना कि क्या देश में कोई दवा जो अप्रूव्ड नहीं है, क्या उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या, और उस पर कोई चेक भी नहीं? ऐसा पॉसिबल है? देखिए, प्रिस्क्रिप्शन, अब ये एक अवेयरनेस का भी इशू है। अब कितने डॉक्टर्स जानते हैं रेगुलेटरी स्टेटस के बारे में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्लियरली हर किसी के पास तो नहीं है, ना ही पेशेंट्स, ना ही डॉक्टर्स, ना ही फार्मासिस्ट। तो प्रिस्क्राइब होनी नहीं चाहिए, हो रही हैं, मिलनी भी नहीं चाहिए मार्केट में। सबसे पहले देखिए, अगर मार्केट में मिलेंगी ही नहीं तो फिर प्रिस्क्राइब करने से भी कोई यूज नहीं है ना। तो दैट इज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर। तो फिर प्रिस्क्राइब भी नहीं होंगी। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि जो भी अप्रूव नहीं है वो मार्केट में प्रोडक्ट एंटर करना ही नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। और जो आपने आपने जो अपनी स्टडी छापी है बुलेटिन ऑफ डब्ल्यूएचओ में, जो आपके ऑब्जर्वेशंस छपे हैं, दुनिया में ये बेस्ट पब्लिकेशंस में से आते हैं, उसी के बेसिस पे जो अब लैंसेट ने कहा है कि आधी एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशंस जो बिकी 2019 में वो अनअप्रूव्ड थी। तो सारे के सारी बातें यही बता रही हैं कि एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला कहीं चल रहा है। अब इतने सारे लोगों ने उसे कंज्यूम किया, और ये 2019 का है। फिर 2020 आया, 21 आया, जब कोरोना काल में लोग बिना कुछ सोचे समझे, बस उनको एंटीबायोटिक चाहिए थे, एजिथ्रोमाइसिन चाहिए थी, बाकी एंटीबायोटिक चाहिए थे, और वो कंज्यूम कर भी रहे थे। उसमें कोई डॉक्टर का वेट भी नहीं कर रहा था। तो न जाने कितने लोगों ने वो अनअप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल किया है। कितना बड़ा खतरा आबादी का इस तरह के एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से हो सकता है मैम? देखिए, एंटीबायोटिक्स को एक बहुत प्रेशियस रिसोर्स है हमारे लिए, और हमें उसको बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए। इशू ये है कि अगर हम उसको मिस यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, या जैसे कि यूज करना चाहिए, जैसे कि मेडिकली एडवाइज्ड है, वो एडवाइस ना फॉलो करके सेल्फ प्रिस्क्राइब करके यूज करेंगे, तो खतरा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। रेजिस्टेंस रेट्स जो हैं एंटीमाइक्रोबियल के अगेंस्ट वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसी बीमारियां जो हमें लगता था कि छोटी मोटी बीमारियां या थोड़ी सीरियस बीमारियां भी, जो क्लियरली एंटीबायोटिक्स के साथ हम उनको उन क्योर कर पा रहे थे, वो अब लाइफ थ्रेटनिंग बनती जा रही हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस का इशू। राइट। तो एब्सोल्युटली। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, रेगुलेटर्स की, प्रिस्क्राइबर्स की, एंड कंज्यूमर्स की, कि हमारे पास जो एक प्रेशियस रिसोर्स अवेलेबल है हम उसको यूज करें बिल्कुल। जुडिशियसली। और जहां तक कि स्टेप्स लिए गए हैं रेगुलेटरी, एक इंडियन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें एक हमारी पीछे एक स्टडी आई थी जिसने ये दिखाया था कि एक शेड्यूल H1 जो है हमारी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर, जिसके अंदर एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, जिनको
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए इन द मार्केट। एब्सोल्युटली। उनके पैक्स पर भी एक वार्निंग रहती है इन द फॉर्म ऑफ अ रेड लाइन। फार्मासिस्ट को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो उनका रिकॉर्ड रखें, प्रिस्क्रिप्शंस में से वो रिकॉर्ड करें और वो बिल्कुल। रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि उन्होंने किसको सेल की, किसकी प्रिस्क्रिप्शन थी, क्या सेल किया। और इस रेगुलेशन से हमने ये देखा था कि इससे इम्पैक्ट ये रहा था सेल्स पे कि एंटीबायोटिक्स की सेल जो इस शेड्यूल में डाली गई थी वो कम हुई थी। तो अगर इस रेगुलेशन में और एंटीबायोटिक्स को डाला जाए जो कि जरूरी है और इसकी एनफोर्समेंट को और स्ट्रेंथन किया जाए तो ऑफ कोर्स बेनिफिट और भी ज्यादा हमको हो बिल्कुल, सकता है। और ये जरूरी होगा, और कम से कम इस बारे में बातचीत होना शुरू हो जानी चाहिए। ये सब कुछ हमारे बीच में हो रहा है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि इतना पुख्ता हमारा तंत्र है रेगुलेशंस का, उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, इस तरह के ओवर द काउंटर आपको एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव गुलाटी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रैनबैक्सी के। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, लार्जेस्ट एंटीबायोटिक कंज्यूमर मार्केट है इंडिया में इस वक्त, और फॉर्मल सिस्टम ऑफ एंटीबायोटिक यूज और उसका सर्विलांस का कोई सिस्टम है नहीं। अलग अलग स्टडीज बता रही हैं, आशना जी हमारे साथ बैठी हैं, उनका जो जर्नल छपा था बुलेटिन ऑफ WHO में, लैंडसेट की स्टडी जो लगभग उसी का हवाला देते हुए रिसेंट अभी जो आई है, वो ये बता रही है कि आधे एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशन जो बिक रहे हैं मार्केट में वो अनअप्रूव्ड हैं। कैसे पॉसिबल है सर ये? देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हेल्थ केयर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, वो जॉइंट सब्जेक्ट भी नहीं है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि ये सब इम्प्लीमेंट किया जाए, वो हर स्टेट की जिम्मेदारी है, वो सेंटर की जिम्मेदारी नहीं। तो हर स्टेट में एक ड्रग कंट्रोलर है, हर स्टेट में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर है, और हर स्टेट में अपने अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब कानून ये कहता है कि जो नई ड्रग पहली बार इंडिया में आ रही है, उसका अप्रूवल सिर्फ सेंटर से मिल सकता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही दे सकती है। एक बार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल हो जाए तो उसके बाद स्टेट के ड्रग कंट्रोलर उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे सकते हैं और हर स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। और ये भी एक कानून कहता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कहता है कि अगर कोई दो एंटीबायोटिक या कोई भी दो दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, जो हम अनअप्रूव्ड की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो FDC का है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का है जी, जो कि इंडिपेंडेंटली तो ड्रग्स अप्रूव्ड है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो उनको कर दिया जाए तो कानून कहता है कि एक कॉम्बिनेशन जो है वो नई ड्रग है और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को अप्रूव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एब्सोल्युटली स्टेट्स ने कॉम्बिनेशंस को अप्रूव कर दिया, इस वजह से अनअप्रूव्ड मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हुई है। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले जब अलग अलग लोगों से बात करता था तो बड़ी कैजुअल और इनफॉर्मल बातों में लोग कहते थे कि आप दो एंटीबायोटिक मिला दो, भारत में दोनों को मिला के एक नई एंटीबायोटिक बन जाती है और उसको बनाकर बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से। मैं सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है, शायद ये एग्जैजरेटेड बातें हैं, लेकिन अब मैं स्टडीज पढ़ रहा हूं सर, ये हो रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है। जी, यही तो मैं कह रहा हूं, ये हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि इन दवाइयों का अप्रूवल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लिया गया, और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स ने कॉम्बिनेशंस अप्रूव कर दिए। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भी भेजा कि ये FDC है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस बैन होने चाहिए, लेकिन कंपनीज कोर्ट चली गई और इसका कोई रेजोल्यूशन जो है पूरा अभी तक नहीं हो पाया है, और कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टेट्स में बिक रही हैं और बन रही हैं, तो पूरे इंडिया में बिक रही हैं। बट सर, स्टेट और सेंटर की इस लड़ाई में आम आदमी क्या कंज्यूम कर रहा है दवाई के नाम पर, एंटीबायोटिक्स के नाम पर? क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं सर कि इस पर ध्यान देने वाला देश में कोई नहीं है, सबके हाथ बंधे हुए हैं? नहीं, हाथ नहीं बंधे हुए हैं, कानून तो है,
लेकिन हर स्टेट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, सख्त इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। अभी डिस्कशन हो रही थी कि जब गवर्नमेंट को पता चला कि एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक रही हैं, तो H1 एक नई क्लास बनाई गई कि एंटीबायोटिक्स H1 में डाली गई। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक ओरिजिनल नहीं था, ये बनाया गया ताकि एंटीबायोटिक्स खास तौर पे प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना बिक पाए और रेजिस्टेंस जो है वो ना डेवलप हो। लेकिन उसके बावजूद इंप्लीमेंटेशन जो स्टेट्स के पास है, कई स्टेट्स में ठीक है, पर ज्यादातर स्टेट्स में बहुत लैक्स बट सर, स्टेट में अगर इस तरह के अगर लाइसेंस दिए जा रहे हैं या दवाओं को अप्रूवल दिया जा रहा है और सेंटर को मालूम है कि ये घातक हैं, क्यों नहीं बैन लगा देते हैं? सिर्फ क्या यहाँ पर सेंट्रल ने बैन करने की कोशिश की। जब इससे पिछले जो ड्रग कंट्रोलर थे GN सिंह, उनके समय में एक नोटिस जारी हुआ कि जो कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की लिस्ट निकाली गई, सैकड़ों कॉम्बिनेशन की लिस्ट जो है स्टेट्स को भेजी गई कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये इलीगल है, इनको बैन कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वो बिक रहे हैं। और देखिए, इंप्लीमेंटेशन सिर्फ ये नहीं कि एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस स्टेट देती है, उसकी सेल जो हो रही है रिटेलर पे, वो भी तो स्टेट देख रही है। और स्टेट्स जो हैं वो बहुत लैक्स हैं इस मामले में, और सेंटर के पास अथॉरिटी नहीं है इसको कम करने की, सिवाय इसके कि वो स्टेट्स को बोले कि जी आप इसको बंद कीजिए। तो क्या सर, स्टेट की जो अथॉरिटी बैठी हुई हैं, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछूं, क्या वो कंपनियों के हाथ की कठपुतली बन गई हैं? फार्मा कंपनीज के हाथ की कठपुतलियां हैं क्या स्टेट में बैठे हुए ऑफिसर्स, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ होने दे रहे हैं? मेरा जवाब तो ये है कि जी हाँ, ऐसा हो रहा है। कैसे ठीक होगा सर? आशना, आपके पास कोई सोल्यूशन? देखिए, एक बात मैं आपको हाँ गुलाटी सर बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ जो पेटेंट्स दिए जाते हैं दवाइयों के, न्यू ड्रग्स के, वो पेटेंट लॉ आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, ठीक है। जो प्राइसिंग है, दवा की जो प्राइस फिक्स होती है, वो मिनिस्ट्री केमिकल फर्टिलाइजर के अंडर में आती है, ठीक है। और जो नई ड्रग की अप्रूवल है, वो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है। पहली बात तो ये है कि आपने 3 अलग मिनिस्ट्रीज में इनको पावर दे रखी है इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की। अब अमेरिका में FDA है, FDA वहां पे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट नहीं करती, FDA किसी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करती, FDA इंडिपेंडेंट है। तो एक यहाँ पे एक जरूरत है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को पुख्ता करने की, उसकी पावर्स बढ़ाने की, और उसको सारी सेंट्रलाइज पावर्स देने की रिगार्डिंग टू द एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, के पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक ही पावर कंट्रोल करे, और उसको पावर दी जाए कि वो स्टेट्स भी उसके अंडर आए। अभी क्या है कि, अब मैं आपको बताऊं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, जबकि महाराष्ट्र का ड्रग कंट्रोलर जो है वो IAS ऑफिसर है। यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी के लेवल का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, और जो ड्रग कंट्रोलर स्टेट का है वो उसके हायर होने लग जाएंगे। बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज आप बता रहे हैं सर, लेकिन बिल्कुल सर, एक स्टेट का, मुझे लगता है इसमें एक शो इंडिया से सीनियर है तो उसकी क्यों सुनेगा? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि इसमें एक शो जो है कम पड़ जाएगा। आशना, संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, प्रॉब्लम जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस पे तो लगातार डिस्कशन करते रहना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय की कमी है मेरे पास। लेकिन मेरे को ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ में आ रही है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है आशना? इसका सॉल्यूशन क्या निकले? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को अपग्रेड करने की बहुत सख्त जरूरत है। एब्सोल्युटली, इस बारे में डिस्कशन होती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। बिल्कुल सर, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन कभी और किसी शो में। बहरहाल आशना, कोई सॉल्यूशन संक्षेप में? राइट, सो देखिए, आपको ये तो समझ आ गया कि इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं अगर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात करूं, जो अभी इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है, उसमें एक तो ये है कि जो हम देख रहे हैं कि अनअप्रूव्ड ड्रग्स मार्केट में, हम ये देख रहे हैं जो ड्रग्स WHO ने नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में डाले हैं, FDCs, वो भी कुछ अप्रूव्ड हैं, और कुछ बैंड ड्रग्स भी मार्केट में मिल रहे हैं। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन अभी फिलहाल ये है कि मोर ट्रांसपेरेंसी, कि किस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है ड्रग्स को इंडिया में, और किस बेसिस पे उनको अप्रूवल दिया जाता है। बिल्कुल, उसको एक बारी देयर इज अ नीड टू लुक इनटू दैट, कि हम ये देखें कि एविडेंस क्यों क्लैश कर रही है। कि WHO का एविडेंस ये कहता है कि ये नहीं
यूज होने चाहिए, लेकिन हमारे रेगुलेटर्स ने उनको अप्रूव क्यों किया हुआ है? क्या इशू है, ये हमको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। जो ये रिकमेंडेशंस, ग्लोबल रिकमेंडेशंस और इंडियन रेगुलेटरी जो वो है रिकमेंडेशंस, उनको थोड़ा रिकंसाइल करने की जरूरत है, म्यूचुअली साथ में काम करके इसका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। स्केड्यूल H1 जैसे मैंने कहा से असर पड़ा था, सेल्स कम हुई थी, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें और ड्रग्स को हम डालें और उसकी जी। एनफोर्समेंट और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वो रेगुलेटरी टूल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। व्हील को रीइन्वेंट करने की भी उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? और बाकी एब्सोल्युटली। बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी एंड एनफोर्समेंट इज की। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इन कंक्लूजन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है, इसकी तह तक जाना होगा। और एक स्टडी नहीं है, बार बार इस तरह की स्टडीज आई हैं। एक एनालिसिस ये भी कहता है कि 2015 में दुनिया में सबसे ज्यादा नॉट यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स बेची गई हैं भारत में। हमारे पीछे चाइना, वेस्ट अफ्रीका के कुछ कंट्रीज और वियतनाम है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने लोगों को दे रहे हैं दवा के नाम पर, और कोई पूछने वाला अगर नहीं है इस बात का, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। इसमें सरकार को तुरंत इंटरवीन करके पहले तो खुद जागरूक होना चाहिए अगर अप्रूवल्स की प्रॉब्लम सरकार के एंड से है, और फिर दूसरे अगर स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो सबके साथ बैठिए। स्टेट का सब्जेक्ट है तो भी आप बैठ के तो बात करिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि एक शो में इसको समाहित करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी सर, आपने वक्त निकाला। आशना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आसान भाषा में आपने भी मुद्दे को समझाया। थैंक यू। आइए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी हमारी कवर स्टोरी है, जो कि एक आम आदमी से जुड़ी हुई है, एक आम आदमी के इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। इंश्योरेंस पॉलिसी के डीमेटलाइजेशन को मंजूरी मिल गई है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने कंपनियों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुछ समय पहले ही जी बिजनेस ने यह जानकारी भी आपको दी थी। नई पॉलिसी के लिए डेडलाइन दिसंबर तय की गई है। दिसंबर के बाद जितनी भी नई पॉलिसीज आएंगी वो डीमैट फॉर्म में आएंगी। अब जानकारी के मुताबिक अगले 12 महीने में सभी मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना होगा। ये नई नीति सभी तरह की पॉलिसी, हेल्थ, मोटर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लागू होंगी, चाहे नई पॉलिसी हो या पुरानी, सब डीमैट फॉर्म में होंगी। पॉलिसी के डीमैट फॉर्म में होने का मतलब यह है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा, और आप जब भी नई पॉलिसी खरीदेंगे तो वो सीधे आपके डीमैट खाते में आएगी। तो ये डीमेटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस है जिस पर पहले से बात चल रही थी। अब इसको सरकार ने मूर्त रूप देने की तैयारी कर ली है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एडाई के पूर्व मेंबर और एलआईसी के पूर्व ईडी नीलेश साठे जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, नीलेश जी से बातचीत भी करेंगे, लेकिन इसमें दो पहलू पहले समझने की कोशिश करते हैं। दो पहलू ये हैं, जैसा कि हमने आपको कहा कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, तो एक तरफ से सहूलियत है आपकी। दूसरा, इसमें जो प्रॉब्लम, जो दूसरा पक्ष है इसका, और वो थोड़ा सा स्याह पक्ष है, वो पक्ष है कि जो रूरल एरियाज में, गांव देहातों में जो लोग हैं, एक गांव का आदमी, छोटे शहर का आदमी, आम कामकाजी आदमी, उसे क्या मालूम डीमैट क्या है? तो क्या उसे डीमैट खाता पहले खुलवाना पड़ेगा? कहाँ जाएगा वो डीमैट खाता खुलवाने के लिए, अपने इंश्योरेंस के लिए भी? तो क्या उस पर ये अतिरिक्त बोझ नहीं है तकनीक का? ये भी एक पहलू है। मैंने जैसा आपको बताया, दोनों इसमें पहलू हैं। एक, आपको डीमैट फॉर्म में होगा तो आपको बार बार जो फिजिकल वेरिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वहीं इसमें टेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट आता है, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति की थोड़ा सा हमें कराह सुनाई देती है जो इतना ज्यादा टेक सेवी नहीं है। तो इस पर बातचीत करने के लिए, दोनों पहलुओं पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडाई के पूर्व मेंबर और एलआईसी के पूर्व ईडी नीलेश साठे सर। साठे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो आपको ये डीमैट वाले बीमा, ये आइडिया कैसा लगा आपको? नहीं, ये इसके बारे में जो गलतफहमी है ना, वो मैं पहले दूर करना चाहता हूँ। ठीक है सर। ये डीमैट अकाउंट का और अपना शेयर जो होता है उसके डीमैट अकाउंट का कोई संबंध नहीं है। ठीक। ये रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मतलब जितनी सारी बीमे की पॉलिसी आपकी होगी वो सारी रिपोजिटरी में जमा होगी। ठीक है सर। और वहां से जब भी आपको चाहिए, कुछ सर्विसिंग करनी है, एड्रेस चेंज करना है, तो साथों साथ एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी ये 10 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की 10 पॉलिसीज आपके पास है, उसमें मेरा एड्रेस का चेंज कर दीजिए, तो सारे 10 पे हो जाए। अब क्या होता है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास आपको लिखना पड़ता है,
मेरा चेंज ऑफ एड्रेस करो, मेरा चेंज ऑफ एड्रेस करो। ये रिपॉजिटरी है, इसका डीमैट शेयर का जो डीमैट अकाउंट होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इंश्योरेंस का डीमेटलाइजेशन है। और हमें अगर डीमैट अकाउंट खोलना है शेयर के लिए, तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच है कि बहुत दिक्कतें आती है, केवाईसी करना पड़ता है। यहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां सिर्फ आपको कंसेंट देनी है कि भाई मुझे एक पॉलिसी तो भेज ही दो आप, फिजिकल फॉर्म में वो मैं रख लूंगा, मगर मेरी पॉलिसी जो है वो आप रिपॉजिटरी में भी जमा कर दीजिए, ताकि उसमें आगे चल के सर्विसिंग इवन टू द एक्सटेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम ये सारा रिपॉजिटरी के थ्रू हो जाएगा। यानी फिर पॉलिसी मिली नहीं, ढूंढ रहे हैं, कहीं गुम हो गई, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां मौजूद है। तो ये सुविधा होने वाली है। इसमें ग्राहक को किसी भी प्रकार की ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं करनी है। मैं अब सर मैं उसमें आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक चीज तो इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके इंश्योरेंस का सारा लेखा जोखा होगा, लेकिन हमारा सवाल सर वही है, जो गांव देहात का आदमी है उसके लिए स्वाभाविक रूप से रिपॉजिटरी के लिए भी एक खाता तो उसको अलग से खुलवाना पड़ेगा। अब ये खाता कैसा होगा, डीमैट जो इस तरह का जो अब इंश्योरेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो रूप में जहां पर जमा होगा उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो इतना शायद टेक सेवी ना हो, तो कैसे उसके लिए आप इसको सहूलियत मान रहे हैं? ठीक, देखिए उसको टैक्स सेवी होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके पास एक फिजिकल फॉर्म में भी पॉलिसी रहेगी जो आज भी रहती है, बट इन एडिशन टू दैट रिप्लिका ऑफ दैट, यानी जैसे वो पॉलिसी है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो रिपॉजिटरी के पास है। उसको कुछ नहीं करना है। अगर वो चाहता है कल चल के, समझो वो आईटी सेवी हो गया और कल चल के उसको लगा कि भाई फिजिकल चिट्ठी में ऑनलाइन जाके मेरा चेंज ऑफ एड्रेस कर सकता हूं क्या, तो बिल्कुल कर पाएगा। उसका ऑलरेडी डेटा वहां मौजूद है। और अगर नहीं करना है उसको, तो फिजिकल फॉर्म में भी वो कर ही सकता है, तो आगे भी करेगा। तो ये कंपल्शन, यानी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट सर हाँ सर, एक चीज और है जी, एक चीज और सवाल है लोगों का कि अगर माना इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ा तो वो इंश्योरेंस कहाँ आएगा? उसके इस वाले खाते में आएगा या फिजिकल, जैसे आजकल आप गए और फिजिकल फॉर्म में ब्रांच में गए और वहां से मिल गए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कंपलसरी होगा कि आपके इसी खाते में आए? नहीं, अल्टीमेटली तो खाते में ही जाता है, क्योंकि ये जो ई पॉलिसी होगी उसके पास आपके बैंक अकाउंट के सारे डिटेल्स भी स्टोर किए होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब, अगर आपने कहा कि नहीं मुझे चेक ही दीजिए तो चेक मिल जाएगा, अगर आपने कहा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्स तो है ही आपके पास। और अगर उस समय आप कोई डिटेल्स चेंज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, बैंक डिटेल्स। अब तो एक चीज, हाँ ठीक है सर, अब ये सारी चीजें साफ हो गई। अब एक चीज जो बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि हमने देखा कि शेयर मार्केट के केसेस में भी डीमैट खातों में सेंधमारी हो रही है। डीमैट भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फुल प्रूफ है। अच्छा, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है? जो डोमेंट खाते होते हैं। अब आपने जैसा बताया कि फिजिकल फॉर्म में एक व्यक्ति है, चलिए कंपलसरी है उसके लिए एक डीमैट इंश्योरेंस का एक डीमैट खाता खुलवाना, तो उसने खुलवा दिया, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं तो फिजिकल फॉर्म में ही करूंगा, ये तो चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने खुलवा दिया। लेकिन इस तरह के डोमेंट खाते अक्सर जालसाजों की नजर में रहते हैं। तो इस तरह की अगर सेंधमारी हो गई तो फिर उससे सुरक्षा के लिए भी कोई उपाय होना चाहिए सर? देखिए, आईटी सिस्टम्स फुल प्रूफ होना बहुत जरूरी है और उसके लिए भी नियम बने हुए हैं। उसका बैकअप लिया जाता है, उसको दूसरी जगह स्टोर किया जाता है, ताकि समझो कहीं अर्थक्वेक हो गया, कुछ हो गया, ताकि ये बैकअप जो है वो कहीं लॉस ना हो जाए उसका डेटा। और अगर समझो हम इस गलतफहमी में या डर में रहे कि भाई मैं अगर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करता हूं तो एक बार कभी किसी मेरे दोस्त का रॉन्ग पेमेंट हुआ था तो अरे भैया, वन हैज टू बी केयरफुल। अगर आप केयरफुल नहीं हो और कुछ होता है तो इसका मतलब कोई
किसी को जिम्मेदार तो नहीं कर सकते हो ना। हाँ नहीं, आप बात सही ऐसी कह है रहे हैं सर, कि- वो कंज्यूमर का भी उतनी जिम्मेदारी मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर टाइमिंग आप देखिए, टाइमिंग आप देखिए। हमने इंश्योरेंस के लिए इकोसिस्टम बिल्डअप करना शुरू किया है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कितना आवश्यक है, और ऐसे में थोड़ा सा उसके ऊपर हम आईटी का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया इकोसिस्टम जिससे शायद वो वाबस्ता ना हो, वो अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करें तो ऐसा तो नहीं होगा डिस्करेज हो जाए कि यार कौन खाता खोलेगा, पहले तो बीमा हो जाता था, हम तो अपने एजेंट साहब को बोलते थे, वो खुद खोल के दे देते थे, अब कौन जाएगा वो कहाँ खाता खुलवाने। नहीं, उसको तो कुछ करना ही नहीं है ना। टाइमिंग उसको सही लग रहा है कुछ आपको? original करना नहीं है। मैं ये कहता कि उसका टाइम, सारा डेटा हाँ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड होगा। हाँ। उसको कुछ नहीं करना है एडिशनल, उसका ना कोई बॉन्ड देना है, ना एफिडेविट देना है, ना कुछ देना है। प्रपोजल के साथ उसने जो सारे पेपर्स दिए हैं, जी, उन्हीं पेपर्स के बेसिस पे उसको एक नंबर मिल जाएगा जिसको ई इंश्योरेंस अकाउंट कहा जाता है। ठीक। ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो नंबर जो है उसका, वो अगर ध्यान में रहे तो रहे, अच्छी बात है। अगर नहीं भी रखना है उसको तो कोई बात नहीं है, वो कभी भी बीमा कंपनी को पूछ सकता है कि भाई मेरा ये ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर बताइए, उसके पास एक। मगर बात ऐसी है कि जब दूसरी किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हो, ठीक। और तब अगर आपने ये ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर दे दिया, तो आपके जो सारे डिटेल्स वहां मौजूद है वो ऑटोमेटिकली कोलेट हो जाएंगे। फिर आपको फिर से सारी चीजें भरने की जरूरत नहीं है। ओके। वो प्रोपोगेट हो जाएंगे, तो वहां पे दिख जाएंगे सामने कि भाई आपने जो अभी पहली पॉलिसी में ये डिटेल्स है, अब इसमें अगर कुछ आपको बदलाव करने हैं तो कीजिए। जैसे नाम है, पता है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, इसमें अगर आपको कोई बदलाव करना है तो कीजिए। मगर आज की तारीख में ये सारे डेटा रिपोजिटरी के पास मौजूद है। अगर आप कोई उसका यूज करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं करना चाहते हो तो फिर से पूरे फॉर्म भर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एडाई जो है वो इंश्योरेंस के क्षेत्र में लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी सहूलियत बढ़ाने के लिए इस तरह के रिफॉर्म्स कर रहा है। ये जो डीमेटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी की कड़ी का एक अगला हिस्सा है। लेकिन उससे जुड़े हुए आम बीमा धारकों का, आम बीमा निवेशकों के जो बुनियादी आम सवाल थे वो हमने नीलेश सर से पूछे, और बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने उनके जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस भी सोच के साथ एडाई आगे बढ़ रहा है वो सफल हो, और आम लोगों के जो भी इश्यूज हैं, उनके कंफ्यूजन्स हैं, अगर इसके हमारी चर्चा के बाद भी रह जाते हैं तो उनको भी एड्रेस किया जाए, उनको भी दूर किया जाए। कुछ कह रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला माननीय, थैंक यू। दिल्ली में इस बार भी बिना शोरगुल की दिवाली मनाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखों पर बैन को बढ़ा दिया है। यह बैन 1 जनवरी 2023 तक रहेगा। दिवाली में प्रदूषण का लेवल कम रहे, इस लिहाज से पटाखों पर बैन का फैसला लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही प्रदूषण बढ़ता है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट देखें तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदूषण का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली में ठंड के दस्तक देने से पहले आबो हवा दूषित होने लगी है। यही वजह है कि सरकार ने दिवाली से पहले ही पटाखों पर बैन की घोषणा कर दी है। लेकिन राजधानी में बिना पटाखे जलाए भी प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदूषण के लेवल में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ महानगरों की स्थिति फिर पहले जैसी हो गई है। ये सामने आया है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी सीएससी की रिपोर्ट में। सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में प्रदूषण के स्तर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में 48% तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 13% तक प्रदूषण बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 की तुलना में दिल्ली में साल 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13% की गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन 2021 में फिर से 13% की बढ़ोतरी हो गई, यानी स्थिति पहले के स्तर पर पहुंच गई। महानगरों में सिर्फ चेन्नई ऐसा रहा जहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई। महानगरों में सिर्फ चेन्नई में प्रदूषण के लेवल में सुधार नजर आया। ऐसा नहीं है कि देश में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोई योजना न बनी हो। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन सिस्टम लागू किया था। पटाखों पर बैन भी लगा दिया है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास
पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों को मदद देने की पेशकश भी की गई। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रति एकड़ 2500 रुपए दिए जाएं। इसमें 500 रुपए पंजाब, 500 रुपए दिल्ली और 1500 रुपए केंद्र की तरफ से दिए जाने की बात कही गई थी। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पटाखों पर रोक के बावजूद अगर पराली जलने का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठंड के साथ प्रदूषण में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों आपको कार में पीछे बैठने पर भी सीट बेल्ट लगानी होगी, इसके फायदे क्या हैं, इस पर भी करेंगे बात। और अगर आपने अवॉइड किया इसमें लापरवाही की, तो जो आपको फिजिकली जो आपके नुकसान होने की आशंका है वो तो रहेगी, साथ ही साथ आपको दंड भी देना पड़ सकता है, उस पर भी करेंगे बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इंडिया 360। दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केशकांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। Tamil Nadu Mercantile Bank Limited, with an almost 100-year legacy, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of 500 to 525 rupees per equity share. Opens on September 5th, closes on September 7th, 2022. For risk factors and more details, refer to the Red Herring Prospectus, read together with the addendum to the Red Herring Prospectus. Notice to investors. It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। शुद्धता में आपका मुझ पर और पतंजलि पर अटूट विश्वास है। उसी विश्वास के साथ पतंजलि बंधानी हींग, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी व मिर्ची पाउडर आदि भी आपने अपनाया है और शुद्धता के साथ सेहत व स्वाद का अनुपम संगम पाया है। सरकार गाड़ियों को सुरक्षित बनाने के लिए एक्शन मोड में है। 6 एयरबैग्स लगाने के फैसले पर अब दोबारा विचार नहीं होगा। दोबारा विचार होने का मतलब यह है कि समय सीमा अब आगे नहीं बढ़ेगी। 1 अक्टूबर इसकी समय सीमा है। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार सेफ्टी मेजर्स को लेकर सख्त है। अब कार के पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो फाइन लगेगा। यही नहीं, रियर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अलार्म भी बजेगा। रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। साथ ही सरकार 8 सवारियों वाली कार में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने की 1 अक्टूबर की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। सरकार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए बेहद सख्त हो गई है। फ्रंट के साथ साथ अगर पिछली सीट पर बैठे किसी सवारी ने रियर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उसे 1000 रुपए फाइन देना होगा। ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन रियर सीट बेल्ट पहनना भी अनिवार्य है, ये जानकारी लोगों में ना के बराबर है। जिन्हें इसकी जानकारी भी थी वो शायद कभी कभी इसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि
यातायात पुलिस भी रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर कभी सख्त नजर नहीं आई। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की सड़क हादसे में दुखद मौत के बाद ये चर्चा और प्रासंगिक हो गई, क्योंकि उनकी मौत की एक बड़ी वजह रियर सीट बेल्ट का न पहनना माना जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिस तरह फ्रंट सीट बेल्ट नहीं लगाने पर सवारी को अलर्ट करने के लिए अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए होगा। सरकार के मुताबिक इसके लिए कार कंपनियों को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। दरअसल फ्रंट सीट पर बैठी सवारी और चालक के लिए सीट बेल्ट पहनना 1993 से ही अनिवार्य है, जबकि साल 2002 से रियर सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्रंट सीट बेल्ट की आदत डालने में और जागरूक करने में इतना वक्त लग गया कि रियर सीट बेल्ट की अहमियत तक बात नहीं पहुंच पाई। सीट बेल्ट लगाने के फायदों की बात करें तो WHO के मुताबिक फ्रंट और रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल से चालक के साथ सवारियों की मौत की आशंका 25% कम हो जाती है। गाड़ी में एयर बैग्स का फायदा लेना है तो उसके लिए भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। भले ही गाड़ी में कितने ही एयरबैग्स क्यों ना हो, लेकिन सीट बेल्ट न लगाने पर एयरबैग का पूरा फायदा सवारी को नहीं मिलेगा। किसी दुर्घटना के वक्त एयरबैग अगर कुशन का काम करता है और गहरी चोट से बचाता है, तो सीट बेल्ट सवारी और चालक के मूवमेंट को रोकने का काम करती है। ऐसे में सीट बेल्ट न लगाने पर एयरबैग्स खुल भी जाएंगे तो सवारी कहीं दूसरी दिशा में टकरा सकता है। ऐसे में एयरबैग के कांटेक्ट में न आने से सवारी की मौत भी हो सकती है। फिलहाल ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ हादसों से सबक लेना बेहद जरूरी है। ऐसा होने पर ही सरकार के 2024 तक सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक ने आज 34 ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की है जो बिना मंजूरी के ट्रेडिंग करा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के तहत रिजर्व बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये लिस्ट अभी के हिसाब से है और इसमें अगर शिकायतें आएंगी तो जांच के बाद लिस्ट की संख्या और भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स के नाम इस लिस्ट में नहीं है वो ऑथराइज्ड ही हैं। ऑथराइज्ड स्टेटस जांचने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मुहैया ऑथराइज्ड पर्सन्स और ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट से मिलान किया जा सकता है। दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पास हो गया है। यह प्रस्ताव नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बैठक में पास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी कल कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। ये एवेन्यू विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक है। बताया जा रहा है कि यहाँ आम लोगों की हर जरूरत का खास ध्यान रखा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक का रास्ता 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खुलेगा। 8 सितंबर को उद्घाटन के बाद 9 सितंबर को इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले भी राशन का सस्ता गेहूं लेने से गुरेज नहीं करते। पंजाब के होशियारपुर में इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एक व्यक्ति मर्सिडीज कार में राशन का 2 रुपए किलो गेहूं ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में सस्ते राशन स्कीम की आज क्या हालत है, इसे बयान करने के लिए ये वीडियो काफी है। ये वायरल वीडियो है होशियारपुर का, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति 2 रुपए किलो गेहूं को अपनी मर्सिडीज की डिग्गी में भर रहा है। दरअसल पंजाब सरकार आटा दाल स्कीम के तहत राशन की दुकानों से गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं देती है। उसी 2 रुपए किलो गेहूं को लेने के लिए ये व्यक्ति मर्सिडीज से राशन की दुकान पर पहुंचा है और 4 बोरी गेहूं मर्सिडीज की डिग्गी में भरकर चला जाता है। ये पूरा वाकया वहां मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। जी मीडिया ने मर्सिडीज से सस्ता राशन लेने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला। उसने पूछने पर खुद को गरीब बताया और मर्सिडीज को रिश्तेदार की होने का दावा किया। ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਜਨ ਸਟਾर्ट करके ਉਹਨੂੰ कभी गेड़ा लवा देगा कभी। इस मामले में राशन की दुकान जिसे पंजाब में डिपो कहा जाता है, उसे चलाने वाले अमित कुमार ने सफाई दी है कि राशन कार्ड सरकार और डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। सरकार की हिदायत है कि जिनके पास भी गरीबों वाला कार्ड हो उसे राशन देना होगा।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਆ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਕੀ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है। पंजाब सरकार की आटा दाल स्कीम का किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है ये वीडियो बताने के लिए काफी है। पंजाब में आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सरकार की इस स्कीम से महरूम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एप्पल के आईफोन 14 सीरीज की लॉन्चिंग से ठीक पहले ब्राजील ने एप्पल को बड़ा झटका दिया है। ब्राजील ने पूरे देश में बिना चार्जर वाले आईफोन की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ब्राजील सरकार ने आईफोन पर चार्जर ना देने के लिए करीब 18 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। क्या ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो कंपनी आपको चार्जर नहीं देती है। चार्जर खरीदने के लिए कंपनी आपसे अलग से पैसे वसूलती है, जिससे ग्राहक परेशान है। ग्राहकों का मानना है कि जब वो इतना महंगा आईफोन खरीद रहे हैं तो कंपनी को चार्जर देने में क्या परेशानी है। वहीं कंपनी का तर्क है कि यह फैसला पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। एप्पल का मानना है कि बॉक्स से चार्जर और एयरपॉड्स निकाल देने पर पैकेजिंग का साइज 70% घट जाता है। साथ ही डिवाइस शिप करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन अब एप्पल को फोन के साथ चार्जर नहीं देना महंगा पड़ गया है। अमेरिकी देश ब्राजील ने आईफोन पर बैन लगा दिया है। अब एप्पल ब्राजील में अपने मोबाइल नहीं बेच सकेगी। हालांकि एप्पल कंपनी का कहना है कि वो ब्राजील के इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। खबर के मुताबिक ब्राजील ने पूरे देश में बिना चार्जर वाले आईफोन की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ब्राजील की सरकार ने आईफोन के साथ चार्जर नहीं देने पर करीब 18 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ब्राजील के न्याय मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि एप्पल उन सभी आईफोन के मॉडल्स की बिक्री बंद करे जो चार्जर के साथ नहीं आ रहे। मंत्रालय का कहना है कि मोबाइल के साथ चार्जर न देना ग्राहकों के खिलाफ जानबूझकर भेदभावपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत आता है। ब्राजील सरकार के इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि क्या एप्पल कंपनी फोन के साथ चार्जर देगी या फिर ब्राजील से अपना कारोबार समेटने पर मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार आज रिकवरी मोड में रहा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधर कर बंद हुआ। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, पीएससी शेयरों में देखने को मिली। सीमेंट और फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। आज सबसे ज्यादा दबाव ऑटो और बैंकिंग शेयरों में रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी 31 अंक गिरकर 17,624 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 150 से ज्यादा अंक फिसलकर 59,000 के पास बंद हुआ। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।